तो क्लास आपने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसको याद भी किया होगा। दो फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, और करंट का था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, जहाँ पे आपने NE अपॉन टी करके भी लिखा था। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से कर लिए होंगे और उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ 5 सवाल दिए थे आपको। पांचों सवालों को आपने अच्छे से ट्राई किया होगा। अगर उन सवालों में कोई समस्या आ रही है आपको, तो मैं उन सभी सवालों का एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप चेक कर लेना कि आपके कितने सवाल सही थे और कितने गलत थे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज की क्लास में हम और आगे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सर्किट के बारे में, सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे बनता है, और सर्किट के सिंबल्स के बारे में कि हम एक सर्किट में कौन कौन से सिंबल को यूज करते हैं। और अगर हमें टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, जरूर पढ़ना है इसको। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। वो आपने देख लिया अच्छे से, कितने तरह के चार्ज होते हैं सब सीख लिया आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये भी देख लिया था, और ये कुछ फॉर्मूले थे। और साथ में आपको ये 5 सवाल दिया था मैंने, जिनको अगर नहीं मिलता सवाल तो यहाँ से देख लो, ये 5 सवाल थे। इन 5 सवालों को करने थे आप लोगों को। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, पहले ये लिखते हैं हम। कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one point, from one point to another point। ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक वायर है। ये हमने मान लिया कि ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर के अंदर 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम। एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। अब मुझे इस ए पॉइंट से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को बी पॉइंट तक ले जाना है। मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को इस बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो जब मैं चार्ज को लेके जाऊंगा तो चार्ज ऐसे थोड़ी जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाने में जो मुझे वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आ गई इतनी हम लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क। तो भाई आप जो है इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? तो हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में? हमने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कि कितना हमने काम किया, कितना हमने काम किया और किसके लिए काम किया। हमने काम किया चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को, एक यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। बच्चों, इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो पोटेंशियल हो जाएगा हमारा W अपॉन Q। वर्क का पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है आपको, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्टकट में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप PD भी लिख सकते हो। PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन को आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और चार्ज का रिप्रेजेंटेशन आपने पहले भी देखा हुआ है, Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बात समझ में आ गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर मुझे बताओ इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें जिसने बताया था उनका नाम है वोल्ट। क्या नाम है उनका? वोल्ट। तो इसीलिए
हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं उसका ऐसा यूनिट, या फिर शॉर्टकट में आप वी भी लिख सकते हो। वी या फिर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट हो जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, कोई समस्या तो नहीं हुई थी समझने में चीज़ों को। अब यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला याद किया है वो क्या था, V इज इक्वल्स टू W/Q। अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है, सवाल मैं रेड पेन से लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछेगा डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करें। 1 वोल्ट क्या होता है इसको परिभाषित करें। तो कैसे करेंगे हम परिभाषित, बड़ा आसान सा आंसर है। आप देखो फॉर्मूले से पता कर सकते हो इसका आंसर। आपको चाहिए यहाँ पे आंसर कितना, ये देखो मैं ले लेता हूँ, ये वाली चीज चाहिए आपको कितना, 1 वोल्ट। V की जगह पे कितना चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए। तो 1 वोल्ट ये कब आएगा, जब आपका वर्क डन जो है, जो काम आपने किया है वो 1 जूल काम किया हो, और उस जिस चार्ज के लिए आप काम करो उस चार्ज को कितना ले गए हो, आप 1 कूलम चार्ज को ले गए हो। तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है आपको, वही कहलाएगा ना 1 वोल्ट भाई। तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, इस वर्क 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, देखो आंसर। आप कहोगे when 1 joule of work when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb, C से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, 1 coulomb of charge, then it is called 1 volt। जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क किया जाता है तो उस कंडीशन को हम 1 वोल्ट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो 1 वोल्ट जो होगा वो होगा 1 जूल। देखो वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल में, वर्क का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, तो 1 जूल, और चार्ज का SI यूनिट आपने याद किया था 1 कूलम। तो आप जो है कह सकते हो कि 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल पर कूलम होगा, 1 जूल पर कूलम होगा। ये थी वोल्ट की कहानी। जिस तरीके से आपने करंट को नापने के लिए कहा था कि करंट को आप नापते हो किससे, एमीटर से, वैसे ही हम वोल्टेज को नापने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। तो हम वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, सवाल ये है। तो उसका आंसर है बच्चों, वोल्ट मीटर से हम उसको मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से। ये होता क्या भाई, ये होता है डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure voltage। अब देखो आगे क्या था सवाल, वोल्ट जब करंट था हमारे पास, करंट को जब हम मेजर कर रहे थे तो उसके लिए डिवाइस जो था हमारे पास वो एमीटर था, और एमीटर की रेजिस्टेंस जो थी वो लो थी, इसलिए हम उसको सीरीज में जोड़ते थे, याद है। ऐसे ही वोल्टमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है हाई, और जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है उसको हम जोड़ देते हैं पैरेलल में, ताकि नेट रेजिस्टेंस हमारा कम आए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या है पहला पॉइंट भाई, आपको वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। सो इट इज always connected in parallel। वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसे लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई हम लोग को, बोलो हाँ या ना। अरे वोल्ट मीटर समझ में आ गया, एमीटर समझ में आ गया, पक्का, ठीक है भाई। अब कुछ चीजें हैं जो आपको, देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है। क्या लिख रखी है कि सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर हम कौन कौन से चीजों का यूज करते हैं आमतौर पे, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्किट क्या होता है, व्हाट इज अ सर्किट। तो सर्किट क्या है भाई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहते हैं इट इज अ क्लोज्ड पाथ दैट allows the electricity, चलो इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं करंट की जगह पे, मैं करंट करने वाला था, अरे ये भी मिट गया, इसको ठीक कर लेते हैं। that allow electricity through it, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने देता है। ये क्या होता है, सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ होता है
जिसके ज़रिए आपका करंट जो है वो फ्लो करता है। जैसे कि ये देखो बना के दिखाता हूँ एक सर्किट। मैंने यहाँ पे बना लिया है एक छोटा सा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ लगा दिया एक बल्ब छोटी सी, फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे इसको ऐसे, यहाँ लगा देंगे एक छोटी सी सेल, यहाँ लगा देंगे की, और ये जो चीज़ बनी है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखा है, देखो बोलता गया मैं, ये जो दिल जैसा बना हुआ है ये, इसको मैं बल्ब कह रहा हूँ। ये जो जिगजैग लाइंस है इसको हम मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूँ। ये जो ऐसे दो डंडी है और प्लस का माइनस का साइन है इसको मैं बैटरी कह रहा हूँ। ऐसे ये जो डब्बा सा बना हुआ है इसको मैं एक स्विच कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है, और जो लाइन्स है ये क्या है, वायर है, तारे हैं। तो ये जो बना है ना, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम चीज़ों को लिखते नहीं, उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन कौन से सिंबल का यूज करते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ, फटाफट से देख लो। यहाँ पे लिखा मैंने कुछ कंपोनेंट्स और इधर उसके सिंबल्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा उसका सिंबल। इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से दो डंडी खींचेंगे, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी के आगे प्लस का साइन लगाएंगे, छोटी डंडी के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी सी करनी बात। बैटरी क्या होता है, जब ऐसे ही बहुत सारे सेल को जोड़ दोगे, बहुत सारे सेल को एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो जो बनेगा उसे हम बैटरी कहते हैं। बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देगा तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। की ओपन, अगर जैसे कि दो डब्बे बनाए, देखो यहाँ पे एक डब्बा ये रहा है, एक ऐसे दो डब्बे बनाए और उस डब्बे के बीच में डॉट नहीं लगाया आपने, तो की ओपन। अच्छा, यहाँ पे ओपन से लोग कंफ्यूज होते हैं। ओपन का मतलब ये समझ लेते हैं कि स्विच जो है वो ऑन किया गया है, नहीं। यहाँ पर की ओपन का मतलब कि स्विच ऑफ है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इसका मतलब कि ऑफ कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन, स्विच बंद हो रखा है, तार जुड़ी भी नहीं है, तार खुली हुई है। एंड की क्लोज, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि की क्लोज है तो स्विच यहाँ पर ऑफ हो गया होगा, लेकिन असलियत में की क्लोज का मतलब स्विच ऑन हो गया है, बल्ब जल गया है। जब भी की क्लोज लिखा रहेगा मतलब स्विच ऑन वाली कंडीशन है, बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, फोन चार्ज हो रहा है। और जब की ओपन वाली कंडीशन आएगा तो मतलब क्लोज, जो स्विच जो है वो ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ है। समझ में आ गई इतनी बात हम लोग को? आगे क्या है भाई, वायर जॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो एक तार ऐसे सीधे ले गया और दूसरी तार इसको से चिपका के ले जाऊंगा, मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगा तो ये ज्वाइंट वायर कहलाएगा। वायर क्रॉसिंग मतलब कि इस बार आप ज्वाइंट नहीं हो रहा है, क्रॉस करके ले जा रहे हैं। जैसे मान ले कि ये पेंसिल जो है एक वायर है, तो मैं दूसरी बार को ले जाना चाहता हूँ, तो एक बार यहाँ तक, तो देखो यहाँ तक तो मैं सीधे लेकर आऊंगा, फिर इसके ऊपर से ऐसे वायर ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे ले गया वायर, ऐसे ले गया वायर, फिर अगला बार यहाँ से खींच के लाऊंगा, तो ऊपर से जाएगा, क्रॉस नहीं होगा, मतलब क्रॉस होगा, ज्वाइंट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं वायर क्रॉसिंग। विदाउट ज्वाइंट वाली वायर को हम कहते हैं वायर क्रॉसिंग। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बल्ब असली में बनाना आता है तो वो बना सकते हो, तो ये दिल बना के काम चल जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। एक और चीज होता है रेजिस्टेंस के अंदर, इसको कहते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट, रियोस्टैट को बच्चों एक और नाम भी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे। रियोस्टेट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये है क्या चीज़ भाई, तो जब किसी ऐसी डिवाइस में मुझे करंट को बढ़ाना हो या घटाना हो बिना वोल्टेज को चेंज किए, मतलब वोल्टेज तो मुझे वही चाहिए जितना आ रहा था उतना ही, पर मैं चाहता हूँ कि कभी करंट बढ़ा दूँ कभी करंट घटा दूँ, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं रियोस्टेट का। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, घटा देता है। और आपको बता दूं थोड़ा सा, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घट जाता है और रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ जाता है, उल्टा है। सीखेंगे अभी, आज की क्लास में सीख लेंगे हम लोग। फिर एमीटर आपने देख लिया था, और जिस तरीके से एमीटर का सिंबल होता है बच्चों, उसी तरीके से वोल्टमीटर का भी सिंबल होता है, बिल्कुल डिट्टो है। बस एमीटर में ए लगा देते हैं, वोल्टमीटर में बी लगा देते हैं, सब कुछ सेम है। एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, बस ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं भाई, ओम्स लॉ की कहानी शुरुआत हो गई है तो कर देते हैं शुरुआत उसकी। चलो भाई, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ते हैं फटाफट से। कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन, क्योंकि अगर ये लाइन आप याद नहीं रखते हो तो गए काम से। कैसे गए काम से भाई, क्योंकि एसर्जन रीजन में आएगा डेफिनेशन कि ओम्स लॉ इज वैलिड, या ओम्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, तो आपको याद होना चाहिए वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, वहाँ पे काम नहीं आएगा। तो वो ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a metallic conductor. MA होता है मेरे ख्याल से, मेटेलिक कंडक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, देख लेने बार। इन मेटेलिक कंडक्टर, तो कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the current flowing through it। समझ में आया बात क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया। मान लो बच्चों कि ये एक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? मेटेलिक कंडक्टर, मतलब कि तार है, कॉपर का या सिल्वर का, इसका वायर है ये। इसके 2 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ऐसे 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब क्या कहा उसने कि अगर मैं इस वायर का टेम्परेचर सेम रखूं, मतलब कि मान लेते कि अभी रूम का टेम्परेचर है तो वही टेम्परेचर रखा हम लोगों ने, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपने अभी भी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये बात याद होगा आप लोगों को। तो ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इनके बीच में इस वायर के अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके अंदर फ्लो होने वाले करंट के। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, ये बात वो कहना चाह रहे थे। हिंदी में समझ में आ गया हम लोगों को। इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, MATHEMATICL, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ किसका कर रहे हैं हम लोग? ओम्स लॉ का कर रहे हैं। तो ये भी लिख देते हैं फटाफट से। क्या है ये भाई? उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा, ये बच्चों को समझ में आता कि ये मैंने ए जैसा क्या बना दिया यहाँ पे, है ना। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये। अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से बनाते हैं, अल्फा जैसा कुछ होता है। अब कभी भी जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हो तो बदले में आप एक कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हो, मतलब कांस्टेंट लिखते हो। तो मैंने इसको हटा के, इस साइन को हटा के, ये वाला साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बदले में? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट जो होता है वो आर होता है, और आई तो पहले से था। तो जो आर आया है बच्चों, या फिर ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास अब यहाँ पे एक, वो क्या आया है? V इज इक्वल्स टू आर आई। ये आपका एक नया फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला वो था आपका V इज इक्वल WQ था, जो मैंने भूल के बोलना। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू आर आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर ये जो आर है, ये आर जो है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, या आप इसी को कहते हो प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल दो सिंपल सा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर क्या है? रेजिस्टेंस या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। आर क्या है? रेजिस्टेंस या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये, याद कर लेना है। शॉर्टकट में बच्चों को माइंड में जो याद आता है ना फॉर्मूला, वो ऐसे आता है, V इज इक्वल्स टू आई आर से याद रखते हैं हम लोग को भी। VIR वीर 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 करके याद रखते हैं, तो V इज इक्वल टू IR, वीर से याद रखो आप, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, VIR वी। अब यहाँ से मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ भाई? यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ V इज इक्वल टू IR से कि भाई करंट बताओ क्या होगा। तो करंट को आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस को इधर लेकर जाके डिवाइड कर दोगे, तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका करंट हो जाएगा। और क्या पूछ सकता हूँ मैं रेजिस्टेंस भी पूछ सकता हूँ, रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो आपको अगर वोल्टेज अपॉन में करंट कर दो तो वो आपको रेजिस्टेंस निकाल के दे देता है। बात समझ में आ गया हम लोगों को। अब एक नया टर्म समझ में आया यहाँ पे हम लोग को। आप लोगों ने वोल्टेज पढ़ लिया अभी, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया आप लोगों ने अभी। करंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। नया टर्म क्या यहाँ पे आर आया है, जो कि है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी बात करते हैं हम लोग फटाफट से।
रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? तो किसी भी मटेरियल की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू दैट, लिखो अच्छे से, दैट opposes the flow of charge। जो चार्ज के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। जो चार्ज के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। समझ में आ गया? तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब ये कहने का है कि अब इसको ऐसे समझो, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो क्या होता है? बीच बीच में स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? वो गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करता है, घटाता है। सेम ऐसे ही आपके वायर के अंदर, जैसे कि वायर है ना, वायर के अंदर कहीं कहीं पे क्या लगे होते हैं? रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जो चीज की मान लो इस पॉइंट से चार्ज बहुत स्पीड में निकला, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस आ गया, तो वो जो बहुत स्पीड में चार्ज जा रहा था ना, ये रेजिस्टेंस की वजह से अपने आप उस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? स्लो होना पड़ेगा। मतलब कि रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? वो चार्ज स्लो हो गया। तो चार्ज स्लो तो मतलब कि करंट की मात्रा कम हो जाएगी। बात समझा? कि जितना ज़्यादा चार्ज आएगा ना उतना करंट होगा हमारा। तो चार्ज कम तो करंट कम। बात समझ में आएगी हम लोगों को? ठीक है। तो मतलब कि ये कहने का है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो चार्ज के फ्लो को रोकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट की मात्रा को कम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो अब बात करते हैं एसआई यूनिट की, कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसको ओम से, क्योंकि ओम्स लॉ ने खोजा था इसको, तो ओम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप ओम कह दो इसको, OHM, या फिर इसका एक सिंबल भी होता है, उसको इस तरीके से बनाते हैं, हैट की तरह, टोपी की तरह बनाते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। या तो OHM लिखो या फिर उसका सिंबल बना दो। बात समझ में आ गई थी हम लोगों को? रियोस्टेट के बारे में आपको समझा दिया था। रियोस्टेट क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका यूज किया जाता है हम लोग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में विदाउट चेंजिंग दी वोल्टेज। ये बात समझ में आ गई। बात की बातें जो हैं, मतलब कि अभी देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मेरे पता नहीं कितना देर रोका हो गया। इसके बाद की जो बात है रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वाली बातें जो है अगली क्लास में करेंगे हम। फिलहाल इतना जितना मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ सवाल दे दूंगा मैं आपको, वो प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, चलो भाई।